समाचार को जब विस्तार से पढ़ा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर रत्ना गुप्ता ने अपनी ही बहू डॉक्टर निकिता को जहर देकर मारने की कोशिश की, क्योंकि वह कम दहेज लाई थी। और समाचार लिखे जाने तक निकिता नर्सिंग होम में भर्ती थी, मेरी रत्ना जेल में। ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उच्च शिक्षित और डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता बहू, खुद रत्ना भी मेडिकल कॉलेज में गायनियोलॉजिस्ट है, और बेटा अभी 3 साल पहले चेकोस्लोवाकिया विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होकर गया है। एक साधन संपन्न घर में जितना कुछ होना चाहिए वह सब कुछ तो है। फिर दोनों तरफ का परिवार पढ़ा लिखा, सभ्य व प्रतिष्ठित भी है। ऐसे में दहेज के लिए हत्या करने का प्रयास करने की रत्ना को क्या जरूरत थी? हाँ, इतना तो मुझे भी पता था कि बेटे के विवाह के बाद वह काफी बीमार रही थी और उसे कई महीने छुट्टी पर रहना पड़ा था। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, बड़ी बदनसीब है तू रत्ना। 10 साल पहले एक कार दुर्घटना में पति का देहांत हो गया था। तब भी वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। मैं बच्चों के भविष्य की दुहाई दे देकर किसी प्रकार इस हादसे से उसे उबार सकी थी। बेटी गरिमा को कंप्यूटर इंजीनियर बनाया और एक इंजीनियर लड़के से विवाह किया। अकेले ही सारी जिम्मेदारियां निभाती रही वह। ससुराल में था ही कौन? पति के 2 भाई थे, एक की मौत हो गई और दूसरा कब का विदेश में बस चुका था। बेटी गरिमा के विवाह में बतौर मेहमान आया था। चाचा की शह पर ही प्रखर को भी विदेश जाने की धुन सवार होगी। अपने सुख में वह यह भी भूल गया कि अकेली माँ यहाँ किसके सहारे रहेगी। प्रखर के विवाह के बाद तो रत्ना के जीवन में जैसे ठहराव सा आ गया। अब किसके लिए क्या करना है? समय काटने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। घर में कब तक बंद रहा जा सकता है? रत्ना ने क्लब ज्वाइन कर लिया। शामें वहीं बीतने लगी उसकी, बेटे की तरफ से बेफिक्र। लेकिन अब तो बेटी और गरिमा और बेटे प्रखर के नाम की भी वारंट थी, जो घटना के समय दूसरे मुल्कों में बैठे थे। किससे बात करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। अपनी असहायता और सखी की मुसीबत पर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। उसके बारे में तरह तरह की कल्पना कर मेरी बुद्धि भी मारे घबराहट के कुंठित हो चली थी। भूल गई कि बचपन की सहेली है तो मायके से ही पता कर लूं। स्मृति पटल पर बचपन की ढेरों बातें घूम गई। साथ साथ पढ़ना, खेलना, खाना, झगड़ना, रूठना, मनाना और बड़ी क्लास में आने पर एक दूसरे से अधिक अंक लाने की होड़ में लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को पढ़ते रहना। जो जो हम आगे बढ़ते गए हमारे रास्ते अलग होते गए। इंटर के बाद हमने सीपीएमटी की परीक्षा दी। रत्ना उत्तीर्ण हुई और मैं अनुत्तीर्ण। मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया और वह पढ़ने के लिए बाहर चली गई। मैंने बीएड किया और फिर शादी हुई तो घरेलू औरत बन गई। रत्ना डॉक्टर रत्ना बनने के बाद अपने एक सहयोगी डॉक्टर के साथ ही विवाह बंधन में बंध गई। इन सब से दोनों सखियों की अंतरंगता में कोई अंतर नहीं आया। जब भी हम मिलते बीते समय की जुगली करते रहते। वह अपने मरीजों को भूल जाती और मैं अपने घर परिवारों के दायित्वों को। यह बात हमारे पति भी जानते थे, इसलिए हमारी बातचीत में कोई व्यवधान न डाले वे हमारे उत्तरदायित्वों को खुद संभाल लेते थे। ऐसे ही हंसी खुशी समय गुजरता रहा और हम उम्र की सीढ़ियां चढ़ते दादी नानी सभी बन बैठे। जब भी मिलते एक दूसरे से पूछते कि दादी नानी बनकर कैसा लग रहा है। इस सवाल पर रत्ना कहती, यार मुझे तो लगता है ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मेरे मन में तो आज भी कॉलेज की मौज मस्ती ही घूमती रहती है। हाल तो मेरा भी यही है रत्ना। जब बच्चे अम्मा जी और नानी माँ कहते हैं तो लगता है जबरदस्ती किसी सुरंग में घसीटा जा रहा है। अपनी अंतरंग सहेली के परिवार में गुपचुप ऐसा क्या घुन लग गया कि उसे जेल तक ले पहुंचा? अब पूछूं भी तो किससे? ध्यान आया कि रत्ना के भाई से पूछूं और डायरी में उनका फ़ोन नंबर ढूंढकर उन्हीं से जेल का पता ले मिलने जेल जा पहुंची। पहले तो हम गले मिलकर खूब रोईं, फिर मैंने शिकायत की। तूने मुझे इस लायक समझना बंद कर दिया कि अपना सुख दुख बांट सके और अकेले यहाँ पहुँच गई। क्या हुआ? कुछ तो बता। कुछ हुआ हो तब तो बताऊं। बहू बेटों के ईगो की लड़ाई है। प्रखर अपना विदेश जाने का अवसर छोड़ना नहीं चाहता था और बहू अपनी अस्थायी नौकरी छोड़कर साथ जाना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी क्यों छोड़ूं, तुम ही मेरे लिए विदेश का ऑफर ठुकरा दो। रत्ना ने कहा, पिछले 1 साल से मायके में रह रही है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना भला बुरा समझती है। इतना तो माँ बाप भी समझा सकते हैं। प्रखर ने तो निकिता का वीजा भी बनवा लिया था। अब नहीं जाना चाहती विदेश तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तू ही बता। इसी खींच में उन्होंने प्रखर पर दूसरी शादी का आरोप लगाया है। दोनों की ईगो में मैं मारी गई
क्योंकि प्रखर मेरा बेटा है और मैं ही उन्हें आसानी से उपलब्ध भी हूँ। पता नहीं निकिता के मन में क्या है। कई बार समझाना चाहा, जब भी बात करती उसका उत्तर होता, मम्मी जी आप हमारे बीच में ना बोलें तो ही अच्छा होगा। क्या तुम दोनों मेरे कुछ लगते नहीं? क्या इस ईगो की लड़ाई के लिए ही शादी की थी? यह तो तुम्हें शादी से पहले ही सोचना चाहिए था। तुम दोनों अलग अलग रहते हो तो क्या मुझे दुख नहीं होता? रत्ना ने अपनी बहू को समझाया। बहू ने कहा, माँ जी दुख होता तो आप प्रखर को समझाती। सोचने और समझौता करने का काम क्या सिर्फ मेरा है, इसलिए कि मैं पत्नी हूँ? वह फिर मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती। प्रखर के विदेश जाने पर यहाँ आपका है ही कौन? आप अकेले किसके सहारे रहेंगी? मैंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़ो बहू, मैं तो अपना वक्त काट लूंगी। इतने समय से नौकरी की है, रिटायर होकर ही निकलूंगी। बहू ने फिर रत्ना से कहा, जब आपको अपनी नौकरी से इतना मोह है तो मुझे भी तो है। और वह पैर पटकती उठकर चली जाती। उसके पापा भी बेटी को समझाने के बजाय उसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं, प्रखर को यदि निकिता को अपने साथ नहीं रखना था तो विवाह ही क्यों किया? और क्या समझूं? लोग तो अपनी पत्नियों के लिए जाने क्या क्या करते हैं। वह विदेश से लौटकर यहाँ नहीं आ सकता। उसके आने से आपको भी सहारा होगा। बात मेरे सहारे की नहीं, उसके कैरियर की है। तो बनाता रहे वह अपना कैरियर। मैं भी तो बताऊंगा उसे कि मैं क्या हूँ। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके आपका बेटा सुखी नहीं रह सकता। निकिता के पापा ने रत्ना को धमकी दी। रत्ना ने कहा, मैंने उनकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया, बस यही गलती की। यदि यह सारी बातें गंभीरता से ली होती और एक पत्र एसपी के यहाँ लगा दिया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मुझे सुनकर दुख हुआ कि किस प्रकार लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। वकील डॉक्टर सब नोटों के सामने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर बेकसूरों को फंसाते हैं। क्या करूं मैं तेरे लिए जो तू बाहर आ सके? उसके कंधे पर हाथ रखकर शब्दों में अपनापन समेटकर मैंने उससे कहा, निकिता के पापा ऊंची पोस्ट वाले आदमी हैं। सोचते हैं कि एक अकेली विधवा औरत उनका क्या बिगाड़ सकती है। उनकी वजह से जमानत नहीं हो पा रही, अब तो शायद हाईकोर्ट से ही होगी। फिर मैंने पूछा, और प्रखर? इस कांड का पता प्रखर को चल गया है। वह आना भी चाहता है, पर आने से क्या फ़ायदा? आते ही गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने ही उसे मना कर दिया कि वह बाहर रहकर ही अपनी और मेरी जमानत का प्रयास करे। अच्छा मुझे बता, मेरी कहाँ ज़रूरत है? अभी तेरी ज़रूरत कहीं नहीं है। वकील सब देख रहा है। अस्वस्थ हुई सुनकर और मिलकर हर रोज़ मैं जेल जाती रही, कभी फल कभी बिस्किट कभी खाना लेकर। मुझे देखकर रत्ना की आंखें भर आती। कितना कष्ट दे रही है तुझे। सचमुच तेरी दशा देखकर मुझे कष्ट होता है। क्या अब ऐसा ही समय आ गया है कि बहू बेटे के झगड़े में बेचारी सास को जेल जाना पड़ेगा? हाँ, मैंने सोच समझकर यही निष्कर्ष निकाला कि विवाह के बाद बेटा बहू को अलग रहने दो। कम से कम उनके मन मुटाव में माँ को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या है, जब तू जेल से बाहर आएगी लोग तुझे ऐसे देखेंगे जैसे तूने कत्ल किया है। सास की छवि इतनी खराब कर दी गई है कि एक माँ बेटे का विवाह करते ही चुड़ैल बन जाती है। मैं भी क्या करूँगी यह समझ में नहीं आ रहा। अब क्या नौकरी कर पाऊँगी? स्टाफ के बीच तरह तरह की चर्चाएं होंगी। रत्ना ने आगे कहा, लोग जाने क्या क्या कह रहे होंगे। रो पड़ी थी रत्ना। इस तरह की जाने कितनी बातें जेल में होती रहीं। 20 दिन लग गए रिहाई में। आज रत्ना को साथ लेकर लौटी हूँ। जमकर सोऊंगी और रत्ना आगे की योजना बनाती सारी रात जाग कर काट देगी, क्योंकि उसकी यातनाओं का अभी अंत नहीं हुआ है। आंखों से नींद कोसों दूर हो गई है। दोनों सोने का बहाना किए 36 का आंकड़ा बनी लेटी हैं। वह अपना भविष्य देख रही है और मैं उसका। कई साल लग गए फैसला होने में। रत्ना ने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। तारीखें पड़ती रहीं और वह मरीज देखकर दवाई की पर्ची लिखने की जगह वकील से कानूनी दांवपेच पर विचार विमर्श करती रहती। ज़्यादा तनाव हो जाता तो रात को नींद की गोली खा लेती। बनना संवरना सब छूट गया उसका। जब भी मिलती मैं हमेशा टोकती, स्वयं को संभाल रत्ना। तू खुद को दोषी क्यों समझती है? तू तो बिना किए अपराध की सजा पा रही है। यही तो दुख है और दुख का भार अब सहा नहीं जाता। प्रखर की तरफ देखती हूँ तो दुख और बढ़ जाता है। रत्ना ने आगे कहा। मैंने कैसे करके रत्ना का हाथ थाम लिया। देखा, प्रखर को भी है। सारे बाल पक गए हैं उसके। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई है। विदेश की नौकरी छोड़ दी है उसने। रत्ना के साथ केस डिस्कस करता रहता है। फैसला होने तक दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस दिन केस का फैसला होना था। तलाक के 3 अक्षरों पर हस्ताक्षर होने और रत्ना को बाइज्जत बरी होने में 10 साल लग गए। फैसले के बाद पुत्र प्रखर
के साथ रत्ना एक तरफ बढ़ गई और निकिता अपने पापा के साथ दूसरी तरफ। कचहरी के मुख्य दरवाजे से दोनों साथ साथ बाहर निकले। पल भर को ठिठकती निकिता फिर धीरे धीरे रत्ना और प्रखर के पास आकर खड़ी हो गई। रत्ना की आंखें आगे आग उगलना ही चाहती थी कि निकिता बोली, आई एम सॉरी मम्मी। सॉरी प्रखर। इन 10 सालों में जीवन की दिशा ही बदल गई, सब कुछ बिखर गया और आज यह लड़की कह रही है आई एम सॉरी। सॉरी निकिता कहकर प्रखर आगे बढ़ गया। ठगी सी खड़ी देखती रह गई रत्ना। क्या नियति अभी कुछ और दिखाना चाहती है? कुछ कदम चलकर निकिता गिरकर बेहोश हो गई। प्रखर के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने निकिता को गोद में उठाया, गाड़ी में लिटाया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। भूल गया कि माँ और मौसी साथ आई हैं। अचानक रत्ना को फिर जेल की चारदीवारी स्मरण हो आई। लगा वह बाइज्जत बरी नहीं हुई है, बल्कि आजीवन कारावास की सजा उसे मिली है। जेल में सलाखों के पीछे सीमेंट के फर्श पर बैठी है। लोग उस पर हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर क्या दोष था रत्ना का? क्यों वह सास थी इसलिए उसे जेल की हवा खानी पड़ी? पति पत्नी के बीच समझौता कराने की ही तो कोशिश की थी उसने, लेकिन आज यह समाज सास को एक गलत नज़रिए से देखता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।